नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का फिर एक अंक जीएस का और ये 51वां सेट है। 50 सेट ऑलरेडी देख चुके होंगे आप। आज का क्लास जो होगा वो 51वां होगा, यानी कि लगभग 2600 जीएस के प्रश्न, साइंस के प्रश्न इंक्लूड है उसमें। आपको कुछ नहीं करना है जीएस में, जीएस सारी तैयारी हम करवाएंगे, प्रैक्टिस आपको सिर्फ करना है मेरे साथ। एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे आज फिर से। उससे पहले बस एक ही बात आपसे कि क्लास को शेयर जरूर कर दें। ये जो वीडियो है आपको शेयर करना है, एक शेयर सिर्फ, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न पे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश की थी, किसने सिफारिश की थी ये बताना है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जी के बी राव समिति, एल.एन. सिंघवी समिति। त्रिस्तरीय कहने का मतलब है ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रखंड समिति, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रखंड समिति, और एक होता है जिला परिषद, ठीक है। एक होता है जिला परिषद, ये आधार है। और बढ़ते क्रम में आप देखेंगे तो जिला स्तर का जो हो गया यानी कि बड़ा, तो ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर, तो तीनों त्रिस्तरीय ये हो गया। तो ये किसने सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। ये लगभग 1977 ईस्वी में आया था। ये 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति आया था और ये दो स्तरीय का ये सिफारिश किया था। दो स्तरीय का कौन? ये अशोक मेहता समिति की हम चर्चा कर रहे हैं। बलवंत राय मेहता समिति ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जो कि 1957-58 कह सकते हैं, 57-58 में आया था ये, ठीक है। 57-58 में ये गठन हुआ था इस समिति का, और ये त्रिस्तरीय समिति का सिफारिश किया था। ये बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था। और सबसे पहले आप देखे होंगे, पढ़े होंगे आप, सबसे पहले इन्हीं की सिफारिश पर 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी, ठीक है, शुरू की गई थी। सबसे पहले की बात हम कर रहे हैं। और उद्घाटन या शुरुआत किसने किया था? तो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था। 2 अक्टूबर को शुरुआत किया गया था, इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी का चाहत था, महात्मा गांधी की इच्छा थी पंचायती राज को लागू करना, ठीक है। तो 1959 ईस्वी में से लागू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। चलिए यहाँ तक तो आप देख लिए होंगे, लेकिन ये संवैधानिक नहीं था, इसलिए बहुत से राज्य इसको अमल में नहीं लाए। उसके बाद एक एल.एम. सिंघवी समिति आया, जो कि 1986 ईस्वी में आया। एक एक चीज़ों को आपको या तो नोट कर लेने हैं या फिर आप देखते जाएं, ठीक है, दिमाग में नोट कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 1986 ईस्वी में ये जो सिफारिश बना, सॉरी, समिति जो बना था 1986 ईस्वी में, इसने जब अपना सिफारिश दिया था, अपना मंतव्य दिया था, तो ये जो किया गया था, ये जो गठन किया गया था एल.एम. सिंघवी समिति ने, तो ये संसदीय कहने का मतलब है कि इसे वैधानिक स्तर से वैधानिक रूप में लागू करने की सिफारिश किया था, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये जो 1986 में जो एल.एम. सिंघवी की समिति जो बनी थी, ये 1986 ईस्वी में वैधानिक रूप से ये पंचायती राज को अमल में लाने के लिए इसने अपना सिफारिश किया था। उसके बाद आप देखे होंगे कि 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां भी याद रखना है, ये पंचायत से संबंधित है। पंचायत कहने का मतलब है गांव, और ये है नगर से संबंधित, कहने का मतलब है नगर पंचायत। तो ये 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों की अगर बात कर लें, ये वाला, तो दोनों के दोनों 1992-93 में ये लागू किया गया था, 1992-93 में, ठीक है। इसे दोनों को लागू किया गया था। इसको अगर आप देख लें तो यह 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था, जबकि इसे अगर बात करें तो ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अनुसूची की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है।
12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन यानी कि पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा गया। उसके बाद यहाँ से वैधानिक हो गई और उस समय सबसे पहला जो शुरुआत किया गया था किस स्टेट में, वो आंध्र प्रदेश था। जब वैधानिक हो गया था तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले ये लागू किया गया था। तो इस तरह से आपको पढ़ने। नंबर दूसरा अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। रिक्त स्थान कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना चाहिए, ये पूछ रहा है। 90 दिन, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। तो इसका नियम है 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है उसे भर लिया जाना चाहिए। तीसरा कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है ये। भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, ये गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है आपका। ये आपका सही हो जाएगा कि यहाँ प्रजातंत्र है, संसदात्मक। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़ें और इस तरह से ध्यान दें। चलिए, भारत में सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादन है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सोयाबीन का सबसे अच्छा फसल या कह सकते हैं उत्पादन, अग्रणी उत्पादन यानी कि पहला राज्य यानी कि प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है ये बताना है। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका सही जवाब मध्य प्रदेश एमपी हो जाएगा, जो कि सोयाबीन में अग्रणी है। ठीक है, 5वां नंबर सवाल देखेंगे। 5वां कहता है हीरोइन प्राप्त होती है। हीरोइन प्राप्त होती है, एक नशा होता है, एक नशा का चीज है ये हीरोइन। भांग से या फिर अफीम पोस्ता से, तंबाकू से या फिर सुपारी से, 4 ऑप्शन से। तो इस बहुत आसान है, हीरोइन जो प्राप्त होती है ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए या तो नोट कर लें या फिर आप खास करके जो हम बताते हैं फैक्ट को वो नोट कर लें, और बाकी ये पीडीएफ हम दे देंगे। पीडीएफ आपके लिए, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम को जुड़ना होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ बहुत जल्द ही आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर काम किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जाएगा। एक एक पीडीएफ आपको दिया जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो पीडीएफ तो आप अभी वीडियो देखें, उसके बाद पीडीएफ आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिस के लिहाज से वो होगा, वो जो पीडीएफ दिया जाएगा वो प्रैक्टिस के लिहाज से होगा। चलिए, छठा देखेंगे। छठा कहता है विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है, भारत का हिस्सा पूछ रहा है हरित गृह गैसों में। तो 1%, 2%, 3% और 5%। तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे 1% आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। एक एक करके आप देखें कौन सा आपको सही लगता है या होना चाहिए। ठीक है, उच्च मातृ मृत्यु दर, देखिए ये कारक तो सही है। उच्च बालिका मृत्यु दर ये भी सही है। भ्रूण हत्या में जो होता है आप जान ही रहे हैं, बालिका भ्रूण हत्या, ये भी सही है। बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, चलिए ये भी सही है। तो चारों ऑप्शंस आपका सही है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, उपरोक्त क्या सभी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का सही जवाब आप इस तरह से देखें। अब आगे देखेंगे 8वां नंबर सवाल। 8वां कहता है बिहार की पहली महिला, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। प्रतिमा सिंह, बीना शाही, राबड़ी देवी या फिर कुसुम राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बनी है, लेकिन राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली या कह सकते हैं अंतिम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही है महिला। चलिए, बिहार राज्य में कहां से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। बिहार राज्य में खड़गपुर पहाड़ी, रामनगर पहाड़ी, गया या फिर नवादा। अगर बॉक्साइट की बात हो तो यहाँ पे खड़गपुर पहाड़ी पहले नंबर पे आएगा। खड़गपुर पहाड़ी से बॉक्साइट का निम्नतम ही सही लेकिन उत्पादन किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। सीमा आयोग कहने का मतलब है जो बॉर्डर बना था 1947 ईस्वी में, और ये भारत विभाजन के उद्देश्य से बनाया गया था, और उसमें कौन अध्यक्ष था ये बताना है। माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। आप जैसे ही ऑप्शंस देखेंगे आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं या फिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, रेडक्लिफ इसका सही जवाब हो जाएगा।
यानी कि इन्हीं के द्वारा निर्धारण किया गया था भारत पाकिस्तान का जो सीमा है। भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? देखिए ये करेंट से क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हैं ये करेंट से क्वेश्चन हैं, ध्यान देना है इस चीज को। ये लक्ष्य कब तक रखा गया है स्वच्छ जल आपूर्ति का? 2022, 23, 24 या फिर 25? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि स्वच्छ जल आपूर्ति किया जाएगा भारत में। अब देखेंगे 12 नंबर सवाल, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा, ध्यान से देख लेना इस चीज को, बांगर, खादर, कल्लर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बांगर और खादर तो आप जानते होंगे, ये जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण है, इसे जरूर आप याद रखें। बांगर और खादर, एक पुरानी मिट्टी होती है, एक नई मिट्टी होती है, बांगर और खादर, और दोनों किसका रूप है? जलोढ़ मिट्टी का रूप है। तो इसका सही जवाब कल्लर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जलोढ़ मिट्टी एकदम उपजाऊ मिट्टी है जो कि बिहार में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, खास करके उत्तर बिहार में। निम्न में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? क्वेश्चंस ध्यान से समझें, कृत्रिम बंदरगाह पूछा जा रहा है, कांडला, हल्दिया, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। तो कृत्रिम बंदरगाह यहाँ पे कांडला तो प्राकृतिक है, हल्दिया प्राकृतिक है, विशाखापट्टनम प्राकृतिक है, लेकिन चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। ठीक है। 14 देखेंगे, भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने के हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है? आप लोग गांव से अगर होंगे तो आप लोग को ये पता होगा। खैर वैज्ञानिक लोग तो अपना रिसर्च करके पता करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में या अभी भी जो किसान होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा फसल कब रोपा जाता है और किस फसल के रोपने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। ये सारे किसान को पता होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसको पता होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु, तो बहुत लोग क्या करते हैं, गन्ना, चावल, उड़द और बीसी दोनों का रहा है। तो बीसी तो होगा नहीं, उड़द इसका सही जवाब हो सकता है, हालांकि गन्ना भी होता है इसका। तो उड़द जो होता है ये उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, भूमि की बात कर रहे हैं हम। आगे देखेंगे, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, IUCN। चलिए, रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील किस राज्य में है? डीपोर झील की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, असम, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा। रामसर सूची के बारे में आप जानते होंगे, भारत में लगभग 75 रामसर सूची हैं, अपडेट देख लीजिएगा। 75 सबसे अधिक तमिलनाडु में है, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब तमिलनाडु में बहुत, भारत में खास करके सबसे ज़्यादा ये तमिलनाडु में है। तो रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील किस राज्य में है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, डीपोर झील जो है ये आसाम में है, जो कि रामसर सूची में शामिल है। ठीक है, रामसर सूची वेटलैंड्स है, और ये रामसर खास करके ईरान का एक शहर का नाम है, और ये वेटलैंड्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको संरक्षण करने हेतु ये एक कमिटी, संस्था बनाई गई है। ठीक है, कमिटी नहीं, संस्था बनाई गई है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 फरवरी या फिर 16 अक्टूबर? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, तो ऑप्शंस में ये नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग पूछा जा रहा है, तो ग्राम सभा, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, तीनों ऑप्शंस दूर दूर तक नहीं है। तो ग्राम सभा इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज का जो मुख्य भाग होता है वो ग्राम सभा होता है। किलोखड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? किलोखड़ी, ध्यान से देखें, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई है लगभग 1290 के आसपास। तो 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से पहले जस्ट उनके चाचा, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा, ससुर भी कह सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा या फिर ससुर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने चाचा के बेटी से ही शादी किया था अलाउद्दीन खिलजी, इसीलिए ससुर भी कह सकते हैं और चाचा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना किया था और अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ये किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। ठीक है, 1296 तक इसने शासन किया था
और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को या ससुर को मारकर राजा बन गया था। ठीक है, चलिए किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? डिज़राइली, टी.आर. होम्स, L.E.R. रीच, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? कमेंट करके हमको बताएं, क्योंकि एक दो वीडियो पहले ही हम ये बता चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा L.E.R. रीज। ठीक है, कमेंट जरूर करें हमें। कोई भी प्रॉब्लम हो इसके लिए भी कमेंट करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, नहीं लगे तो भी आके कमेंट जरूर करें, और अपना मंतव्य भी दे सकते हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं ये भी हमें बता सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर बनता है। पता नहीं आप लोग देखते हैं शेयर करते भी हैं या नहीं, बस एक गुजारिश है, सिर्फ एक शेयर जरूर कर दें। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, ध्यान से इस चीज को जरूर पढ़ें। सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, क्वेश्चंस को समझ लिया करें। नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था, ये तो सही है आपका। दूसरा कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपका सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपका सही है। तो पूना पैक्ट जो हुआ था 1931 ईस्वी में नहीं हुआ था, बल्कि ये हुआ था 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और किनके बीच? भीमराव अंबेडकर के बीच। भीमराव अंबेडकर के बीच ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो पूना पैक्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पे, तो 21 का सही जवाब डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? इस तरह के प्रश्न को जरूर देखें। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं आयोग ज्यादातर इन सारे प्रश्नों को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, और यही लगभग उनका फ्रेंडली क्वेश्चंस होता है। आप देखते होंगे क्वेश्चंस, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है किस स्थान पर सबसे कम होता है ये बताना है, तो वो होता है भूमध्य रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि अगर अधिक यहाँ पे पूछ दे सबसे कम और सबसे अधिक की अगर यहाँ पे चर्चा कर दे तो अधिक कौन हो जाएगा? ध्रुव पर। कहाँ हो जाएगा? ध्रुव पर। तो दोनों को हमेशा याद कर लें, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, और ये जो अधिक की बात है तो ये ध्रुव पर होगा। ठीक है, इसे जरूर याद रखें आप। 23 देखेंगे हम लोग। साबुन है, ग्रीज है, किस विधि द्वारा अलग होता है या हटाता है? पाइसीकरण, अधिशोषण, स्कंदन, इनमें से सभी। तो ये विधि बताना है आपको, तो ये पाइसीकरण विधि होगा जिससे साबुन ग्रीज को हटा देता है, ग्रीज को हटा देता है। अब यहां से फिर से देख लें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है, यह भी ध्यान देना है आपको क्वेश्चंस में। ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, देखिए ये सही है आपका। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, ये भी आपका सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है, ये भी आपका सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सुमेलित है, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। एक एक चीजों को आपको समझने हैं, अगर तीनों चीज याद रहेगा तभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको हल होंगे। ठीक है, आपसे हल हो पाएंगे। चलिए आगे देखेंगे 25 दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया है? अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है या फिर जहांगीर है? तो आपको बताना है कि दिल्ली का जो मोती मस्जिद है वो किसने बनाया है। चलिए बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। क्वेश्चंस आगे देखेंगे 26, जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है फिर बाद में घटता है, स्थिर रूप से बढ़ता है, स्थिर रूप से घटता है। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन इसमें गूढ़, क्या गूढ़ है? कमेंट करके हमको बताएं, हम नहीं बताएंगे। इस सारे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस हम करवाए हैं, इसलिए इसे कमेंट करके आपको बताने हैं। 0 डिग्री से 10 डिग्री तक क्यों यहाँ पे लिखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आप लोग देखते हैं तो जरूर बताइएगा। ठीक है, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो सबसे पहले
जल का जो आयतन होता है वो घटता है, फिर बाद में बढ़ जाता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए, एवोगाड्रो का नियम लागू होता है। एवोगाड्रो का नियम लागू होता है ठोस में, तरल में, गैस में या फिर ठोस तरल गैस तीनों में। इसका सही जवाब हो जाएगा एवोगाड्रो का जो नियम होता है वो गैसों में लागू होता है। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान है। देखिए, सबसे पहला तो यही सही नहीं है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान है, ये गलत है। अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, चलिए ये तो सही है एकदम। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल क्षारों के साथ मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, तीनों। अब देखिए, एक चीज आपको सीखना है, क्वेश्चंस देख के उसका आंसर टिक करके बस वहीं तक आप मत जम जाइए कि मेरा काम हो गया, ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। नहीं, यहां पे 3-4 चीजें सीखने की है। सबसे पहला बात तो यहां पे आपने एक चीज सीख ली है, उसके बाद आप नीचे नहीं देखेंगे क्योंकि आपका एक आंसर सही हो गया, आप वीडियो को स्किप करेंगे, है ना। इस तरह से नहीं करें। अम्ल नीले लिटमस को लाल बनाता है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एक पॉइंट यहाँ भी होते हैं। अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण बनता है, ये भी आप एक पॉइंट देख लिए। तो 3 पॉइंट यहाँ बना सकते हैं, फैक्ट को लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। निम्न में विषम को चुनना है, मतलब 4 में से 3 तो एक रहेगा, बाकी एक अलग रहेगा। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन एनाकोंडा, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर ऑपरेशन फ्लड। देखिए 3 इसमें से आप देख रहे होंगे, 3 इसमें से सैनिक कार्यवाही है, सैनिक कार्यवाही है। बाकी ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित चीजें हैं, यानी कि दूध का यहाँ पे कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। बाकी के आप देख सकते हैं कि सब तीनों जो आप देख रहे हैं, तीनों के तीनों क्या है, इसमें सेना का कार्यवाही है। निम्न में कौन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। बहुत तबीयत खराब है। क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे 30, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है ये बताना है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। कौन कौन होता है ध्यान से देखें, ट्रिटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, प्रोटियम होता है, टिटेनियम नहीं होता है। ठीक है, इसे जरूर याद कर लें। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। एक तीसरा सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25, 21, 30 या फिर 35 वर्ष। देखिए, अगर पंचायत है तो 21 वर्ष ध्यान में रखना है, लोकसभा है तो 25 वर्ष, विधानसभा है तो 25 वर्ष, उसी तरह से विधान परिषद है तो 30 वर्ष, और राज्यसभा है तो 30 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम एज है। प्रधानमंत्री का पूछ लिया जाता है कभी कभी, प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। ठीक है, अगर राज्यसभा से कोई सदस्य है तो जाहिर सी बात है वो 30 से तो पहले नीचे बनेगा नहीं, क्योंकि वो सदस्य बनेगा ही 30 वर्ष में। तो न्यूनतम प्रधानमंत्री बनने की उसकी एज कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। लेकिन लोकसभा से अगर वो सदस्य है और प्रधानमंत्री का हैसियत रखता है तो वो 25 वर्ष में बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री का अगर कहीं क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि न्यूनतम उम्र कितनी होती है तो 25 वर्ष से एकदम जान लें, क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम एज जो है 25 वर्ष है। ठीक है, इस चीज को समझ लेना है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम एज जो होता है, उपराष्ट्रपति नहीं, हाँ, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 35 वर्ष निम्नतम होना चाहिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या का कारण बताना है आपको। शिक्षा का अव्यवस्थित विकास, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, ये भी कारण है, हो सकता है। आर्थिक विकास की धीमी गति, सही है। रोजगार सृजन के कार्यक्रमों की प्रभावहीनता, उपयुक्त सही आपका सही जवाब हो जाएगा। 32 का सही जवाब डी होगा। आगे देखेंगे, सिरका किसका जलीय विलयन है? आसान है। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू का अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये सिरका का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बैडमिंटन के खेल में प्रयोग होता है? ध्यान से देखें, खेल का जुड़ा हुआ शब्द भी आप ध्यान में रख लें। हुप्स, डॉप्सी, टी
या फिर डबल ड्रॉप। तो ड्रॉप शॉट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 35 देख लेंगे यहाँ पे। 35 क्या कहता है, वर्ष 2024 से किस राज्य ने कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है। ध्यान से देख लें, उत्तर प्रदेश, बिहार करेंट, ये झारखंड और राजस्थान, ये भी करेंट से संबंधित क्वेश्चन हैं, इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो कृषि बजट पेश करने का जो घोषणा किया है 2024 से करेगा, ये राजस्थान है। 2024 से कृषि बजट पेश करेगा अलग से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है ये बताना है। गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है या फिर चेन्नई में है। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में है। क्वेश्चन आगे देखेंगे क्या कहता है। 37, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। राउरकेला सबसे पहले जान लें उड़ीसा में है। ठीक है, किसके सहयोग से यह राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया है, तो जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। तो सबसे आसान है हीराकुंड बांध परियोजना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। 38, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी में या फिर मेरठ में। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो सबसे पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी अगर स्वतंत्रता की कहे तो 10 मई को लड़ा गया था। मेरठ में इसकी शुरुआत की गई थी, मेरठ छावनी से। 38 हो गया। अब आगे 39 देखेंगे। 39 क्या कहता है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस को आप एक एक करके यहाँ पे देख लें। कन्नौज के राठौरों के द्वारा, बादामी के चालुक्यों के द्वारा, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंदेल तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा ही खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। भारत का प्रथम वायसराय पूछा जा रहा है। लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, माउंटबेटन, बेवेल। तो 1857 ईस्वी के बाद 1858 ईस्वी, उस चीज को ध्यान से समझे। 1857 के बाद 1858 ईस्वी में ये जो भारत का शासन अधिनियम आया था उसमें प्रथम वायसराय की घोषणा की गई थी और उसे बनाया गया था। उस समय जो ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 61 तक रहा है इसका शासनकाल। तो उसी समय ये आया था। ठीक है, और क्राउन के हाथों में यहाँ का शासन चला गया था और जो भी कंपनी शासन कर रही थी, कंपनी का यहाँ से प्रभाव खत्म हो जाता है और सीधे यहाँ का क्राउन के हाथ में शासन चला जाता है और वहाँ से यहाँ का यानी कि प्रतिनिधि जो होगा वो वायसराय के रूप में होगा। तो लॉर्ड कैनिंग सबसे पहला वायसराय बने थे। कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल भी अंतिम थे। अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ दे तो लॉर्ड कैनिंग ही होंगे और प्रथम वायसराय यहाँ पे पूछा जा रहा है तो लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की स्वीकृति। कैसी स्वीकृति भाई? मौलिक कर्तव्य की सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक सभी है लेकिन विधिक स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है बताइए? ये 51 में है, 51 का ए में है, 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 51 क्या अनुच्छेद, 51 क्या अनुच्छेद। अब भाग की अगर पूछ लिया जाए तो 4 का क या 4 का ए। ठीक है, भाग ये पूछा जाए तो ये और अनुच्छेद पूछा जाए तो ये। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये भी आपको याद रखने हैं। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, ठीक है, इसे लागू किया गया था, मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो प्रत्यक्ष संबंधित है मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, गांधीवादी सिद्धांत से या फिर प्रस्तावना से। तो नीति निर्देशक तत्व तो प्रत्यक्ष संबंधित है, प्रस्तावना इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है। 44 नंबर सवाल कहता है हेपेटाइटिस बी किस अंग में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है? वृक्क है, यकृत है, मस्तिष्क है या फिर हृदय है? तो यकृत से संबंधित यह रोग है, लीवर। ठीक है, लीवर, हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर से संबंधित रोग है। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये भी करंट के क्वेश्चंस हैं। चलिए बताइए। अजय बिसाड़िया, तरनजीत सिंह संधू, एस जयशंकर, कंबल सिंबल। ठीक है, तो ये द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं। अभी के जो कैबिनेट के विदेश मंत्री हैं कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, याद होगा आपको। और उस समय कौन था गवर्नर? लॉर्ड मेयो, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। तो चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर कह सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर का पद मिला था और डाकघर की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही किया गया था। भारतीय संविधान को के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया था? 525 से बढ़ाकर 545, 31वां संविधान संशोधन, 37वां, 50वां या फिर 45वां? तो संविधान संशोधन वो जो था 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत, इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया था लोकसभा में। 48 निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शंस लोहा, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक। चार ऑप्शंस हैं तो बहुत आसान है, ये लोहा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आज का 49 नंबर सवाल देखेंगे। इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है, यानी कि 47 हो जाता है गुणसूत्र? ऐसे नॉर्मली रूप से आप देखें तो मानव में गुणसूत्र की संख्या मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46, यानी कि 23 जोड़ा इसको बोला जाता है। अब अगर 46 से 45 हुआ तो भी रोग और 46 से 47 हुआ तो भी रोग। ठीक है, तो 47 अगर गुणसूत्र हो जाता है तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम या फिर पटाउ सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये डाउन सिंड्रोम्स के उदाहरण है। मानव का गुणसूत्र अगर 47 होता है तो। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इतना इंपोर्टेंट कि कई बार परीक्षा में ये पूछे गए हैं। 50वां देखेंगे, आंख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु। तो ये जो कंट्रोल करता है आंख के पेशियों को, यह पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो दोस्तों 50 प्रश्नों का यह सेट, जीएस का सेट कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। लास्ट में फिर से एक गुजारिश, शेयर जरूर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।